जय हिंद दोस्तों। हमारे देश में प्याज की खेती रबी और खरीफ यानी दोनों समय में की जा सकती है, लेकिन इस समय यानी सिर्फ रबी सीजन में लगाई हुई प्याज को ही संग्रहित करके रखने से प्याज खराब नहीं होती। लेकिन वहीं खरीफ की प्याज को तुरंत बेचना पड़ता है क्योंकि उसमें रखने से सड़न लग जाती है और इसलिए सिर्फ इसी समय के प्याज को विदेशों में भी भेजा जा सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि रबी की प्याज की डिमांड मंडियों में ज्यादा होगी और लंबे समय तक रखे जाने की क्षमता के कारण इस समय के प्याज का रेट भी अच्छा होता है, या फिर आप चाहें तो जब रेट हो तब बेच दीजिए। इसके अलावा इस मौसम में चुनौतियां भी कम होती हैं, इसलिए रबी सीजन में प्याज का उत्पादन भी ज्यादा होता है। इसके अलावा ठंड में लगाई हुई प्याज जब गर्मियों में खोदी जाती है तो फसल तेज धूप में अच्छे से सूखने के कारण ही इसे लंबे समय तक रखने में काफी आसानी होती है। इसके अलावा रबी सीजन में नर्सरी के लिए बीज दर भी कम होता है और इस तरह के अनेक फायदों के कारण रबी सीजन को ही प्याज का मुख्य सीजन माना जाता है। भले ही इसकी खेती दोनों समय की जा सकती हो और यही कारण है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्याज की खेती रबी सीजन में ही की जाती है। लेकिन फिलहाल समय है प्याज की नर्सरी लगाने का और प्याज की भरपूर पैदावार लेने में 50% योगदान मात्र नर्सरी का ही होता है, क्योंकि यदि नर्सरी स्वस्थ नहीं है तो अच्छी पैदावार नहीं मिल सकती, फिर चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। इसलिए आज की वीडियो के माध्यम से आज हम प्याज की नर्सरी से जुड़ी सभी बारीक से बारीक जानकारियों को जानेंगे। लेकिन सबसे पहले प्याज की खेती से जुड़े एक भ्रम को खत्म करेंगे। दोस्तों, प्याज के बीज की सीधी खेत में बुआई को एक सफल तरीका नहीं माना जा सकता है, क्योंकि पूरे खेत में बिजाई बराबर दूरी पर मात्र मशीन से ही संभव है और किसी भी मशीन में आप प्याज के बीजों को भिगा कर नहीं डाल सकते, क्योंकि मशीन में रगड़ खाने के कारण भीगे हुए बीज खराब हो जाएंगे और सूखे बीजों के जमाव में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और मेरे द्वारा किए गए कई प्रयास जो मैंने कई मशीनों के द्वारा किए थे वे फेल हो गए। इसके साथ मैंने ज्यादा बीज दर भी प्रति एकड़ लेकर देखा और गहरी बुआई करके भी देखा है अलग अलग मशीनों के द्वारा, लेकिन मेरा वह प्रयास भी असफल रहा, जिसका कारण मुझे यह लगता है कि प्याज का अच्छा अंकुरण कम पानी के माहौल में कराना संभव ही नहीं है और एक बार खेत की जुताई हो जाती है तो ऊपरी परत कुछ ही दिनों में सूख जाती है और इसी में प्याज का बीज होता है। क्योंकि जब मैंने ज्यादा गहराई में बीजों को लगाया तो नीचे की नमी के कारण जमाव तो हुआ, लेकिन शायद मिट्टी के दबाव को झेलने की क्षमता प्याज में नहीं होती, इसलिए नई पत्तियां मिट्टी के ऊपर निकल ही नहीं पाती हैं और इसलिए प्याज की सीधी बुआई में कृपया अपना समय, मेहनत और पैसा व्यर्थ न करें और हमेशा ध्यान रखें कि प्याज की सफल खेती मात्र नर्सरी से ही संभव है। दोस्तों, रबी सीजन में 3 किलो प्याज का बीज प्रति एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन खरीफ में ये मात्रा 4 किलो प्रति एकड़ की होगी उस समय की विषम परिस्थितियों के कारण। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि आखिर कितने खेत में इस नर्सरी को लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इसका आसान सा फॉर्मूला है कि जितने खेत में आपको प्याज लगानी है उसके 8वें हिस्से में नर्सरी होगी। यानी मान लीजिए आप 8 एकड़ में प्याज लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 एकड़ में नर्सरी लगानी पड़ेगी। इससे ज्यादा जगह में लगाने पे खरपतवार की समस्या ज्यादा होगी और इससे कम जगह में लगाने से बीज घने हो जाएंगे और बीजों में कंद अच्छा नहीं बनेगा और ये नियम दोनों समय के लिए लागू होगा। भले ही खरीफ में बीज की मात्रा ज्यादा होगी, लेकिन क्षेत्र इतना ही होगा, क्योंकि खरीफ में बीजों का जमाव ही कम प्रतिशत में होता है और इसके साथ मृत्यु दर भी खरीफ में ज्यादा होती है, इसलिए क्षेत्रफल को नहीं बदलना है। इसके अलावा दूसरी सावधानी नर्सरी के लिए है खाद का चुनाव, और यही ज्यादातर किसान गलती कर देते हैं। दोस्तों, आप भले ही रासायनिक तरीके से प्याज की खेती कीजिए, लेकिन नर्सरी हमेशा जैविक तरीके से ही लगानी चाहिए, क्योंकि चाहे वो किसी भी फसल की नर्सरी हो, रासायनिक खादों से जमाव में भी दिक्कत आती है और फलस्वरूप नर्सरी के प्रबंधन में भी दिक्कत आती है, क्योंकि नर्सरी में रोग रासायनिक पद्धति से ज्यादा आते हैं। इसलिए मेरी माने तो आपको नर्सरी हर फसल की जैविक तरीके से ही लगानी चाहिए। दोस्तों, प्याज की नर्सरी लगाने के लिए सबसे पहले क्षेत्र को समतल कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे पानी बराबर खेत में फैलेगा और आधी से ज्यादा समस्या कम और ज्यादा पानी होने की वजह से ही आती है। इसलिए समतल खेत का चुनाव ही नर्सरी के लिए कीजिएगा। गहरी जुताई भी आवश्यक है प्याज की नर्सरी के लिए, ताकि मिट्टी में मौजूद बारीक नालियां टूट जाएं और पानी के साथ पोषक तत्वों का रिसाव ना हो, क्योंकि प्याज की सारी जड़ें ऊपरी सतह में ही रहेंगी। यदि पलटा हल आपके पास नहीं है तो कम से कम 2 बार हैरो से जुताई अवश्य कराइएगा। इसके बाद अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालकर रोटावेटर से मिट्टी को अच्छे से बारीक कर लें। 1 एकड़ में नर्सरी लगाने के लिए 4 ट्रॉली
वाली गोबर की खाद या 10 कुंटल वर्मी कंपोस्ट की जरूरत होगी। दोस्तों, रबी सीजन में क्यारी में नर्सरी लगाना सर्वोत्तम होता है और खरीफ में बेड पर। लेकिन एक क्यारी या बेड की लंबाई इस बात पर निर्भर करती है कि आपका खेत किस हद तक समतल है। लेकिन चौड़ाई क्यारी या बेड की मात्र 3.5 से 4 फुट तक ही होनी चाहिए, ताकि बिना क्यारी में घुसे या बिना बेड पर चढ़े दोनों तरफ से आराम से बीज तक हाथ पहुंच जाए और सारे काम किए जा सके। क्योंकि क्यारी या बेड पर बीजों की मात्रा घनी होती है और इसमें चलकर काम करना बिना नर्सरी को नुकसान पहुंचाए असंभव है। इसलिए भूल कर भी ज्यादा चौड़ी क्यारियां या बेड ना बनाएं। इसके साथ यह भी ध्यान रखें कि क्यारी की लंबाई अगर ज्यादा है तो पानी चलाने के लिए उस क्यारी में अलग अलग जगह होनी चाहिए। ऐसा कभी ना करें कि लंबी क्यारियों में हमेशा सिर्फ एक ही तरफ से पानी बहते हुए दूसरी तरफ जाता है। यदि ऐसा आप करेंगे तो जहां से बार बार पानी दिया जाएगा वहां की नर्सरी कमजोर होगी, बीच में नर्सरी अच्छी होगी और आखिरी में जहां पानी रुकेगा वहां भी नर्सरी कमजोर ही होगी या फिर हो सकता है कि वह गल भी जाए। इसलिए एक क्यारी में आपको कई एंट्री पॉइंट्स देने चाहिए अलग अलग दिशा से। इससे नर्सरी में मिट्टी का कटाव भी नियंत्रित होता है और बराबर पानी देने में बहुत मदद मिलती है। अब खेत की तैयारी करने के बाद दूसरा सबसे जरूरी काम है बीज शोधन। और जैविक तरीके से इसे करने का फायदा यह है कि पौधरोपण के दौरान आपको फिर से इसे शोधित करने की जरूरत नहीं होती। बीज शोधन के लिए प्रति किलो प्याज के बीज के लिए 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर, 100 ग्राम माइकोराइजा, 100 ग्राम गुड़ और लगभग 150 से 200 ml पानी लगेगा। लेकिन इन्हें सीधे सूखे हुए बीजों पर इस्तेमाल नहीं करना है। पहले आपको प्याज के बीजों को पर्याप्त साफ पानी में 12 घंटे के लिए भिगो देना है। ध्यान रहे, भिगोने के लिए प्लास्टिक या मिट्टी का बर्तन ही लेना चाहिए और उसके मुंह को भी ढकना नहीं चाहिए। इसके साथ आप इसी समय माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, गुड़ और बीज के हिसाब से निर्धारित पानी को मिलाकर किसी दूसरे प्लास्टिक के बर्तन में रख लीजिए, लेकिन इसे कपड़े से ढकना है। अब 12 घंटे बाद बीजों को पानी से छानकर निकाल लीजिए, लेकिन पहले जो बीज 12 घंटे बाद भी तैर रहे हो उन्हें अलग कर लीजिए और इन्हें नीचे डूबे हुए बीजों के साथ बिल्कुल न मिलाएं, क्योंकि ऐसे समझिए कि इन तैरते हुए बीजों में सिर्फ रोग और बीमारियां ही होंगी, इनका जमाव बिल्कुल नहीं होगा। अब डूबे हुए बीजों को निकालने के बाद इसमें जैविक कल्चर वाले घोल को डालकर हल्के हाथों से मिलाना है और 1 घंटे यूं ही रहने दीजिए। और तब तक आप जूट के बोरों को अच्छे से पानी से धुलकर सीधी धूप में सुखा दीजिए। 30 मिनट तक आपको एक तरफ सुखाना है और 30 मिनट बोरे को पलटकर दूसरी तरफ। प्रति किलो बीज के लिए 2 बोरे लगेंगे, यानी 1 किलो बीज को एक बोरे के ऊपर बराबर ऊंचाई में फैलाकर दूसरा बोरा उसके ऊपर डाल देना है। लेकिन ये बोरे फर्श पर नहीं रखे जाएंगे। पहले फर्श पर अखबार की 4 से 5 परत को फैला लीजिए, उसके ऊपर पन्नी होगी और उसके ऊपर बोरा होगा। दोस्तों, पन्नी इतनी बड़ी लीजिएगा कि इससे चारों तरफ अच्छे से ढका जा सके, ताकि बोरे का पानी रीस कर बाहर ना आए। दोस्तों, आप अखबार की जगह सूखी घास, पराली, प्लाई, लकड़ी या ऐसी कोई भी चीज ले सकते हैं जो फर्श की ठंडक को बोरे पर जाने से रोके और जो गर्मी हमने बोरों में धूप में डालने से कैद की हुई है उसका पूरा इस्तेमाल बीजों के जमाव में हो। ऐसा करने से मात्र 6 घंटों में ही सभी बीजों का बराबर फुटाव हो जाएगा, यानी हर बीज में आपको सफेद जड़ दिखनी शुरू हो जाएगी और यह होती है बुआई करने की पहली अवस्था। और अगर आप बीजों को 6 घंटे और रखते हैं तो बीज अपनी दूसरी अवस्था में पहुंच जाएंगे, यानी जड़ 5 mm लंबी हो जाएगी। लेकिन इससे ज्यादा समय तक बीजों को ढककर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये आपस में उलझ जाएंगी और बुआई के समय टूट जाएंगी। दोस्तों, बीजों के जमाव की दोनों अवस्थाओं के लिए बुआई के अलग अलग तरीके होते हैं। यदि बीज ने सिर्फ फुटाव लिया है, यानी पहली अवस्था में बीज है, तो सूखी बुआई की जाती है। इसके लिए पहले से खेत में पर्याप्त नमी होना जरूरी है और जोतने के बाद तुरंत बीजों की बुआई कर देनी चाहिए, ताकि अंकुरित बीजों की जड़ें मिट्टी के दबाव वाले माहौल में निकलें और ऐसी जड़ें सबसे मजबूत होती हैं। इसलिए सबसे अच्छी और स्वस्थ नर्सरी इसी तरीके से बनती है। इस तरीके के कुछ फायदे हैं दोस्तों, तो कुछ घाटे भी हैं। जैसे बीजों को सूखी मिट्टी में छींटने के बाद दोबारा मिट्टी में इसे मिलाया जा सकता है यदि बीज बराबर नहीं गिरे हैं, क्योंकि अभी जड़ों के टूटने का डर नहीं होता है और मिट्टी भी सूखी है। इसलिए अगर आपको बीजों को बराबर डालना नहीं आता तो भी आप अपने हुनर के हिसाब से पहले बीजों को छींट दीजिए और 2 या 3 बार मिट्टी में इसे मिला दीजिए किसी त्रिशूल के आकार के कृषि यंत्र से। और ऐसा करके मिट्टी में भी बीजों को एक दूसरे से दूर किया जा सकता है और इसलिए नए किसान भी इस विधि से बुआई कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि अंतिम बार मिलाने के बाद ऊपर की मिट्टी को हल्का दबा देना है, जिससे ऊपरी सतह की नमी कुछ हद तक संग्रहित रहती है। लेकिन दिक्कत इस विधि में यह है कि बीजों के बाहर निकलने तक आपको इसे ढक कर रखना पड़ेगा, अन्यथा धूप से ऊपरी सतह की नमी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और
जमाव लिया बीज भी सूख सकता है। इसलिए जूट के बोरे या पुआल या सूखी घास इत्यादि से इसे ढकना होता है। पन्नी से ढकने पर मुझे कभी अच्छे परिणाम नहीं मिले हैं, इसलिए मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। और जूट के बोरों में एक समस्या आती है कि यदि इसे समय पर ना हटाया जाए तो प्याज के पौधों की नई पत्तियां बोरों के महीन सुराखों में अंदर घुस जाती हैं और बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, जिससे वे उसी में उलझ जाती हैं और बोरे को हटाते समय ये उलझे हुए पौधे उखड़कर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सबसे अच्छा होता है पराली या सूखी घास की पतली परत बिछाना, जिनको हटाने की भी जरूरत नहीं पड़ती और पूरे समय अवधि तक ये रखे जा सकते हैं और एक तरीके से जैविक मल्चिंग की तरह ये काम करते हैं। लेकिन इनके अलावा मल्चिंग का एक फायदा और है कि यदि धूप काफी तेज हो रही है और जमाव में दिक्कत आ रही है तो आप हजारे से इस मल्चिंग को गीला कर दें। लेकिन यह मल्चिंग पानी को बहुत धीरे धीरे नीचे पहुंचाती है और इसलिए ऊपरी मिट्टी की परत नम होकर सूखने के बाद भी कड़ी नहीं होती और बीज इसमें से आराम से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यदि आप मल्चिंग नहीं कर सकते और आपके पास ऐसे लोग हैं जो प्याज की नर्सरी को एक बार में ही बराबर छींट लेते हैं, तो आपको बीजों के जमाव की दूसरी अवस्था पर यानी 5 mm लंबी जड़ वाली अवस्था पर बुआई करनी चाहिए और इसका तरीका होगा लेवा विधि। इसमें एक दिन या कम से कम 12 घंटे पहले आपको क्यारियों में पानी भर देना होता है ताकि भुरभुरी मिट्टी पानी को सोखकर फूल जाए और जब पानी ना दिखे सतह पर तब इन ज्यादा अंकुरित बीजों को बड़ी सावधानी से बराबर छींट दिया जाता है और ऊपर से सूखी मिट्टी की पतली परत फैला दी जाती है। सूखी मिट्टी को किसी कुदाल या अन्य किसी चीज से फिर बाद में हल्का सा दबा दिया जाता है, जैसे पहले विधि में किया गया था। दोस्तों, इस विधि में पहले से खेत में नमी होना बिल्कुल जरूरी नहीं है और ना ही इसमें मल्चिंग करने की जरूरत होती है। इसलिए यह तरीका काफी आसान लगता है और ज्यादातर लोग इसे पसंद भी करते हैं क्योंकि आसान होने के साथ यह तरीका सफल भी है। दोस्तों, इस तरीके में भुरभुरी मिट्टी में पानी देने से मिट्टी काफी मुलायम हो जाती है, जिसके कारण प्याज की नाजुक जड़ें भी आराम से इस मुलायम मिट्टी में नीचे जा पाती हैं और ऊपर से डाली गई सूखी मिट्टी नमी को लंबे समय तक बनाए रखती है और एक प्रकार से मल्चिंग का काम करती है। इसलिए इस तरीके से हर बार आपको एक बेहतरीन जमाव ही मिलता है। लेकिन इस विधि में कुछ कमियां भी हैं। पहला, अत्यधिक पानी से रोगों का खतरा बढ़ जाता है। बीजों को छींट कर डालते समय कितनी भी आप सावधानी बरत लीजिए, कुछ बीजों की जड़ें टूट ही जाती हैं और बड़ी जड़ें होने के कारण नीचे मिट्टी में भी कई बार ये गुच्छों में गिर जाती हैं। इसलिए कुछ जगह कभी कभी बीज घने हो जाते हैं। और तीसरी ये है कि भुरभुरी मिट्टी में सीधे पानी भरने से सूखने के बाद यह मिट्टी बहुत ही सख्त हो जाती है और इसमें गुड़ाई कराना आपको अनिवार्य होता है फिर से पानी चलाने के बाद, अन्यथा नर्सरी में कंद नहीं बनेंगे या बहुत ही पतले बनेंगे। दोस्तों, यदि जमाव में कुछ दिक्कत आ रही है ज्यादा धूप के कारण तो आप स्प्रे पंप से इसको ऊपर से पानी दे सकते हैं, लेकिन स्प्रे पंप को लेकर एक जगह खड़े होकर उसे भिगाना नहीं है। आपको इसको लेकर चलते रहना है। भले ही आपको पूरे नर्सरी में 2 बार या 3 बार चलना पड़े, लेकिन चलते हुए ही आपको नमी देना है। इससे ऊपर की सूखी मिट्टी में पपड़ी नहीं बनती और बीज आसानी से निकल पाते हैं। दोस्तों, मैंने प्याज की खेती में 50% श्रेय नर्सरी को इसलिए दिया था क्योंकि नर्सरी में गुजारे दिन ही तय करते हैं कि उत्पादन कितना होगा, क्योंकि हर फसल की तरह प्याज की भी एक निश्चित आयु होती है और यदि नर्सरी में आप छोटे कंद की अवस्था जल्दी पा लेते हैं तो पौधरोपण जल्दी किया जा सकता है और पौधरोपण के बाद इसे ज्यादा समय मिल जाता है अपना पूरा आकार लेने के लिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नर्सरी कितने दिन की लगानी चाहिए ये सवाल ही गलत है। नर्सरी किस अवस्था की लगानी चाहिए ये सही सवाल है और इसका जवाब यह है कि जब कंद की चौड़ाई या घेरा 10 mm के आसपास हो जाए तो आप इसका पौधरोपण कर सकते हैं और कोशिश कीजिए कि यह अवस्था 40 दिनों में आ जाए और अधिकतम दिन आपके पास हैं 50 दिन के ऊपर किसी भी प्रजाति की नर्सरी को नहीं रखना चाहिए और जिस आकार का भी हो उसे लगा देना चाहिए। और मुझे सबसे ज्यादा उत्पादन तब मिला था जब मैंने 35 दिनों में ही नर्सरी के आकार को 10 mm में पहुंचा दिया था और खेत में इसे पूरे 120 दिन तक रखा था। दोस्तों, ठंड के दौरान नर्सरी को मुख्य तौर पर फफूंदीजनक रोगों का खतरा होता है और इसलिए हर 15 दिन पर छाछ और नारियल पानी वाले घोल के साथ नीम तेल और गोमूत्र का स्प्रे करना जरूरी है। 1 एकड़ के लिए 7 लीटर छाना हुआ छाछ, 1050 ml नारियल पानी, 700 ml छाना हुआ गोमूत्र और 105 ml नीम का तेल 1500 ppm का लगेगा। अब स्प्रे से 3 दिन पहले छाछ और गोमूत्र को मिलाकर इसमें धातु वाले सामान जैसे लोहा, तांबा, जस्ता इत्यादि डाल दीजिए, लेकिन नारियल पानी और नीम का तेल स्प्रे करते समय सीधे टंकी में ही मिलाना है। प्रति 15 लीटर की टंकी के लिए 1.1 लीटर ये घोल लगेगा, 150 ml नारियल पानी और 15 ml नीम का तेल 1500 ppm का और 1 एकड़ में आपको 60 टन की दवा का स्प्रे करना है। यह स्प्रे 15 और 30 दिन की अवस्था पर होगा, यानी 2 बार। इस स्प्रे के अलावा
आपको किसी और चीज की स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह संपूर्ण सुरक्षा के साथ टॉनिक का भी काम करता है। इसी प्रकार पानी भी सिर्फ 2 बार देना है, 15 और 30 दिन पर। इसके अलावा सिर्फ एक और चीज बचती है, समय कि आखिर कब नर्सरी लगानी चाहिए। तो ठंड यानी रबी में नवंबर और दिसंबर सबसे उचित समय होता है और खरीफ में अगस्त और सितंबर को सबसे अच्छे महीने नर्सरी के लिए माने जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यदि 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में आप नर्सरी लगा रहे हैं तो इसे लेवा विधि से ही लगाएं। दोस्तों ये सारी बारीकियां शायद ही कहीं उपलब्ध हो यूट्यूब पर, इसलिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। लेकिन आज के वीडियो का अंत मैं एक कैलकुलेशन के साथ करूंगा जिससे आपको कई चौंकाने वाली बातें समझ में आएंगी। 1000 प्याज के बीजों का औसत वजन 3.7 ग्राम होता है और 1 एकड़ में 3 किलो बीज की मात्रा बताई जाती है। तो इसका मतलब 1 एकड़ के लिए 8,10,810 बीज लगाए जाएंगे नर्सरी में। इसी प्रकार अगर मेड़ के लिए थोड़ा क्षेत्र निकाल दिया जाए तो 1 एकड़ को 208 फीट गुणे 208 फीट के वर्ग में बदला जा सकता है। रोपाई 4 फीट की क्यारी में होगी और चलने के लिए 1.5 फीट की जगह उसके दोनों अगल बगल होगी। इस प्रकार 1 एकड़ में 37 क्यारियां बनेंगी। अब प्याज के पौधरोपण में लाइन से लाइन की दूरी 6 इंच और पौधे से पौधे की दूरी 3 इंच को सर्वोत्तम माना जाता है। इस प्रकार एक लाइन में 832 पौधे यानी एक क्यारी में 6,656 पौधे लगाए जाते हैं और पूरे 1 एकड़ के क्षेत्र में अधिकतम 2,46,272 पौधे लगेंगे। लेकिन अगर आप शुरू के गणित पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि बीज तो हमने 8,10,810 लगाए थे और पौधरोपण मात्र 2,46,272 पौधों का हुआ। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि दोनों ही मात्राएं सही हैं। तो आखिर कैसे? इसका जवाब यह है दोस्तों कि लगभग 30% बीज अंकुरित होने के बाद जमीन से निकल ही नहीं पाता और मिट्टी के अंदर ही मर जाता है। इसके अलावा 30% कमजोर पौधों को छांटकर निकाल दिया जाता है पौधरोपण करने से पहले, क्योंकि कमजोर नर्सरी से अच्छा प्याज नहीं बनता और पूरे बीजों में से मात्र 30 से 35% अच्छे पौध को ही खेत में लगाना चाहिए। इसके अलावा एक और बात आपको इस कैलकुलेशन से समझनी चाहिए कि अगर 1 एकड़ में 2.5 लाख पौधे लग रहे हैं तो औसत वजन अगर एक प्याज का 100 ग्राम भी आप लेते हैं तो लगभग 250 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार ली जा सकती है। हालांकि कंपनियां तो अपने प्याज को 150 ग्राम या 200 ग्राम तक भी बताती हैं, लेकिन औसत अगर 150 ग्राम पकड़ा जाए तो इस हिसाब से 375 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार होनी चाहिए और आज तक विश्व में अधिकतम रिकॉर्डेड पैदावार 354 कुंटल प्रति एकड़ की है, जो कि इसी के आसपास है। यानी यह संभव तो है, लेकिन अपने देश में औसत उत्पादन मात्र 120 कुंटल प्रति एकड़ के आसपास ही है। इसलिए हमें सोचने की जरूरत है कि आखिर कैसे पैदावार को बढ़ाया जाए और इसलिए एक विस्तृत वीडियो जल्द ही आपके सामने आएगी पौधरोपण के समय से पहले। और क्योंकि आप अभी तक देख रहे हैं इसलिए एक खास जानकारी सिर्फ आपके लिए। दोस्तों प्याज की नर्सरी को उखाड़ने के बाद उसे बनाना पड़ता है, जिसके लिए कंद से ऊपर 4 इंच को छोड़कर बाकी पत्ती को काट दिया जाता है और इसके साथ जड़ को भी मात्र 1 इंच लंबा रखा जाता है और बाकी को काट दिया जाता है ताकि पौधा मिट्टी में सीधा खड़ा रहे और नए पत्तों का विकास भी जल्दी हो। लेकिन ध्यान रहे कि जैविक तरीके से की गई नर्सरी को जब आप उखाड़ते हैं तो इसके जड़ को ज्यादा देर धूप में न रखें, क्योंकि इससे माइकोराइजा और ट्राइकोडर्मा फफूंद मरने लगेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और दूसरों को बताने लायक लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की खेती से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां आपको इस चैनल के हर वीडियो में मिलेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।